हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमारी चर्चा चल रही थी सामाजिक अनुसंधान के प्रकार के ऊपर। हमने देखा था कि कई दृष्टियों से शोध का वर्गीकरण किया जाता है सामाजिक शोध का, यानी विषय की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु के आधार पर जो शोध के प्रकार हमने देखे वो थे मौलिक शोध या मौलिक अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान, साथ ही क्रियात्मक अनुसंधान। इसके साथ साथ क्रियात्मक अनुसंधान क्यों पॉपुलर है हमने ये भी जाना था, क्योंकि इसमें कुछ गुण हैं जिसकी वजह से आजकल ज़्यादातर क्रियात्मक शोध किए जाते हैं। समस्या के समाधान के साथ साथ समाज को बदलने का लक्ष्य रखकर, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखकर क्रियात्मक अनुसंधान किए जाते हैं। दूसरा हमने देखा था कि अध्ययन सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है शोध कार्य में, जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है वो किन स्रोतों के आधार पर संकलित किए जाते हैं, उस आधार पर भी अनुसंधान को कैटेगराइज किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित अनुसंधान हो सकता है या आनुभविक अनुसंधान हो सकता है। हमने देखा था कि कैसे ऐतिहासिक पद्धति को आधार बनाने पर अनुसंधान कार्य का संचालन किया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इतिहास में जो घटना घट चुकी है दोबारा वैसी घटना को अंजाम देना, फिर से इतिहास के उस दौर में उस समय में पहुंचना संभव नहीं होता। और जो कुछ भी इतिहास लेखन के रूप में मौजूद है हमारे सामने, पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से हमारे समक्ष जो ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है उसमें व्यक्तिनिष्ठता इतनी ज़्यादा है कि वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचना उन तथ्यों के आधार पर पूरी तरह संभव नहीं होता। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब होता है कि रिसर्च वर्क करते समय या कोई पुस्तक लिखते समय जब लेखक या शोधकर्ता पहले से चले आ रहे अपने विचारों को, अपने मूल्यों को, अपने दृष्टिकोणों को उसमें समाहित कर देता है, तो ये व्यक्तिनिष्ठता कही जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास रखती हूँ, तो जब मैं शोध करने जाऊंगी तो हमारे मन में ये बात घूमती रहेगी कि लोकतंत्र के अनुरूप जो फैक्ट हैं उसी को कलेक्ट करें। तो जाने अनजाने में हम ऐसे तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे वैल्यूज के अनुरूप होते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा शोध कार्य प्रभावित होता है, क्योंकि शोध का पर्पस होता है कि हम जो स्थिति जैसी है, जो तथ्य जिस रूप में है, उसी रूप में स्वाभाविक रूप से उसको देखें, उसका विश्लेषण करें और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। जो वास्तव में घटित हो रहा है उसमें हम अपने विचार को ना मिलाएं, हम जो देख रहे हैं, जैसा अनुभव कर रहे हैं, वैसा ही उसको हूबहू प्रस्तुत करें। तब जाकर वैज्ञानिक अनुसंधान हो पाता है, तब जाकर जो निष्कर्ष निकलता है वो वैज्ञानिक होता है, और उस निष्कर्ष के आधार पर जो सिद्धांत बनाया जाता है, चाहे वो राजनीतिक सिद्धांत हो या सामाजिक सिद्धांत हो, वो सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत बन पाता है। और उस सिद्धांत की आगे चलकर परीक्षा और पुनर्परीक्षा तथ्यों के आधार पर की जा सकती है। तो ऐतिहासिक पद्धति को अपनाने पर वैज्ञानिक अनुसंधान संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें शोधकर्ता के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त हो पाना, मूल्यों से मुक्त हो पाना संभव नहीं होता है। हालांकि ये समस्या तो
सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक शोधों में विद्यमान रहती है, क्योंकि जो शोध करता है और जिस पर शोध किया जा रहा है दोनों ही व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति होने के नाते उसके अपने विश्वास होते हैं, उसके अपने मूल्य होते हैं, उसकी अपनी पूर्व धारणाएं होती हैं, जिनसे बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। इसलिए उसके निष्कर्ष में पक्षपात, झुकाव, पूर्वाग्रह आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा जो इस श्रेणी का शोध है, इस कैटेगरी में आता है, वो है आनुभविक शोध। एक तो ऐतिहासिक पद्धति को अपनाकर शोध किया जाता है, जिसमें इतिहास से घटनाओं को तथ्यों के रूप में लिया जाता है और उन तथ्यों के आधार पर किसी वर्तमान परिस्थिति की या घटना की व्याख्या की जाती है। जो अनुभविक शोध होता है, एम्पिरिकल रिसर्च जिसको कहते हैं, ये अनुभविक शोध वास्तविक स्थितियों पर आधारित होता है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। पहले से शोधकर्ता के मन में कोई विचार नहीं होता, बल्कि वो सीधे फील्ड में जाकर देखता है कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे इस समय पंचायत का चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर आप पंचायत चुनाव में मतदाताओं के व्यवहार को जानना चाहते हैं अनुभविक शोध के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे? जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां वहां शोधकर्ता खुद पहुंच जाएगा और वहां जो तथ्य उसको दिखाई दे रहे हैं, अवलोकन के माध्यम से या साक्षात्कार के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आप किस वजह से वोट देने आए हैं, आपका मोटिव क्या है, इस इलेक्शन से आपको क्या फायदा दिखाई देता है, या इस चुनाव का क्या महत्व आप समझते हैं, आप क्या सोचकर वोट देने आए हैं। ये जानकारी अगर हमें चाहिए, इस विषय में अगर हमें शोध करना है, तो हमारे मन में पहले से कोई धारणा नहीं है, हम सीधे उस गांव में पहुंच जाएंगे, उस बूथ पर पहुंच जाएंगे जहां इलेक्शन हो रहा हो, वहां मतदाताओं से बातचीत करेंगे, उनके आचरण को तटस्थ भाव से देखेंगे और जो कुछ हमें मिलेगा वो हमारा तथ्य होगा। उस तथ्य के विश्लेषण के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें मतदाताओं का रुझान इस तरफ देखा गया। तो जो शोध सीधे प्रत्यक्ष रूप से संकलित तथ्यों पर आधारित होता है, पहली बार शोधकर्ता ही उस विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो ऐसा शोध अनुभविक शोध कहलाता है। चूंकि शोधकर्ता खुद फील्ड में जाता है, खुद तथ्यों को एकत्रित करता है, इसलिए उसके द्वारा जो तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, जो सामग्री इकट्ठा की जाती है शोध कार्य के लिए, वो अधिक विश्वसनीय होती है और प्रामाणिक होती है। विश्वसनीय और प्रामाणिक होने के नाते अनुभविक शोध के आधार पर जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो सिद्धांत भी कहीं ज्यादा वैज्ञानिक होते हैं, जिनकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। परीक्षण कैसे किया जाता है? किसी सिद्धांत का या किसी शोध कार्य के माध्यम से जो नियम प्रतिपादित किया गया, जो निष्कर्ष निकाला गया, उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? अब जैसे आपने यूपी में पंचायत के इलेक्शन पर शोध कार्य किया खुद फील्ड में जाकर और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी खूब ज्यादा रही, महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट दिया। अमुक गांव में अमुक पंचायत का जो इलेक्शन हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी रही और बढ़ चढ़कर भागीदारी रही पहले के चुनावों के मुकाबले। आपने ये निष्कर्ष दे दिया। अब किसी अन्य शोधकर्ता को अगर ये तथ्य प्रमाणित करना हो
ये निष्कर्ष प्रमाणित करना हो कि आपने जो निष्कर्ष दिया वो सही है या गलत है, तो क्या करेगा, वो कैसे सत्यापित करेगा? वो भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में, उसी गांव में, उसी बूथ पर पहुंचेगा, उन्हीं मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेगा और संपर्क के माध्यम से उसको जो तथ्य प्राप्त होंगे, उन तथ्यों के माध्यम से या तो वो आपके निष्कर्ष को पुष्टि प्रदान करेगा कि आपने जो रिसर्च किया उसमें जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष और मेरे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई अंतर नहीं है, यानी शोध कार्य प्रामाणिक है, निष्कर्ष प्रामाणिक है। अब यहां पर यह हो सकता है कि अगर पहले वाले शोधकर्ता ने सही तरीके से सही प्रविधियों का इस्तेमाल करते हुए कार्य न किया हो, तथ्यों को उचित रूप में संकलित न किया हो, अपने पूर्वाग्रह उसमें घुसा दिए हो और उसके निष्कर्ष में कोई त्रुटि आ गई हो, और जो दूसरा शोधकर्ता है जब वो उसकी जांच करने जाता है उसे कुछ और तथ्य दिखाई देते हैं, तब यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जो पहला शोध किया गया वो शोध प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि दोनों के निष्कर्षों में भिन्नता आ रही है। तो कोई एक गलत है उसमें, चाहे पहला वाला गलत है या दूसरा वाला गलत है। तो इस तरह से शोध कार्य की जांच की जाती है। शोध में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसको उन्हीं विधियों को अपनाकर दूसरे शोधकर्ता के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, परीक्षित किया जाता है। इस तरह से बार बार जब निष्कर्षों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा हो जाती है तो अंत में जो निष्कर्ष निकलता है वो सामान्य नियम के रूप में, सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। तो आनुभविक शोध का संचालन इस तरीके से किया जाता है। आज ज्यादातर समाज विज्ञानों के क्षेत्र में और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में भी आनुभविक शोध ही ज्यादातर किए जाते हैं। फील्ड में जाकर फर्स्ट हैंड शोधकर्ता तथ्य संकलित करता है और उन्हीं तथ्यों को अपने अध्ययन का आधार बनाता है। शोध संरचना के आधार पर भी अनुसंधान के प्रकार बताए गए हैं। शोध संरचना क्या होती है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे किसी और क्लास में। अभी आप इतना जानिए कि शोध संरचना का निर्माण शोध के प्रारंभिक दौर में किया जाता है। जब भी हम कोई शोध कार्य करने जाते हैं तो उस शोध कार्य की एक प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम शोध कार्य में आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए एक प्रारूप बनाया जाता है, एक योजना बनाई जाती है शोध की, उसको शोध संरचना या शोध प्रारूप या शोध प्रकल्प कहते हैं। रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन किसी अनुसंधान की कैसी बनाई गई है उसके आधार पर भी अनुसंधान के कई प्रकार होते हैं। जैसे अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है। ये अन्वेषणात्मक अनुसंधान कब किया जाता है, जब हम शोध कार्य के लिए किसी विषय का चुनाव करने चाहते हैं। कौन से विषय को अपने शोध कार्य के लिए चुने, उसके विषय में जो प्राइमरी अन्वेषण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसको अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति के बारे में कोई रिसर्च करना चाहती हैं, उस विषय को आपने अपने दिमाग में बिठा रखा है कि हम इस विषय पर आगे रिसर्च करेंगे, लेकिन जो विषय आपके दिमाग में है वो रिसर्च वर्क के लिए कितना उपयोगी हो सकता है या उस पर रिसर्च करने में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, इसके लिए आप एक पूर्व सर्वेक्षण करते हैं। उस विषय के बारे में पूर्व सर्वेक्षण करते हैं। पूर्व सर्वेक्षण में क्या करते हैं कि आप अपने आसपास की
प्राइमरी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का भ्रमण करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में जो लोग कार्य कर रहे होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो द्वितीयक तथ्य विभिन्न दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध हैं, नियमों के रूप में या रिपोर्ट्स के रूप में, उनका अध्ययन करते हैं, तो आपको विषय का एक आइडिया लगता है। आपको लगता है कि हमने जो विषय चुना है वो विषय अनुसंधान करने योग्य है, क्योंकि इसमें हमें सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकती है, जो हमारा टारगेट ग्रुप है उससे संपर्क स्थापित हो सकता है, और इस शोध कार्य के माध्यम से जो निष्कर्ष हम प्रस्तुत करेंगे वो निष्कर्ष नीति निर्माण में भी सहयोगी हो सकता है। प्राइमरी एजुकेशन की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा में सुधार करने में सहायक हो सकता है अगर मैं डीपली जाकर इसमें रिसर्च वर्क करती हूँ। तो जब कोई शोध कार्य वास्तविक शोध करने से पहले विषय का चुनाव करने के पर्पज से किया जाता है तो ऐसा शोध अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च कहलाता है। तो विषय के चयन के लिए और विषय के संबंध में उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए, कुछ प्राइमरी निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए, उपकल्पना किसको कहते हैं इस पर भी अलग से चर्चा होगी। शोधकर्ता जब शोध करने जाता है तो उससे पहले उस विषय के बारे में जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध है, जो कुछ भी अन्वेषणात्मक अनुसंधान के माध्यम से उसे प्राइमरी सामग्री प्राप्त हुई है, उसके आधार पर वो उस विषय के बारे में कुछ निष्कर्ष पहले ही निकाल लेता है। शोध कार्य करने से, वास्तविक शोध कार्य करने से पहले ही वो निष्कर्ष निकाल लेता है। इन पूर्व निष्कर्षों को ही उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। बाद में जब शोधकर्ता वास्तविक शोध करता है तो इन उपकल्पनाओं को आधार बनाकर इनको टेस्ट करने के लिहाज से ही तथ्य संकलित करता है और रिसर्च वर्क संपादित करता है। तो विषय के चयन के लिए और विषय के संबंध में उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है। दूसरा जो इस कैटेगरी का अनुसंधान है वो है वर्णनात्मक अनुसंधान। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी विषय के बारे में, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित वो विषय हो या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय हो, उस विषय के बारे में व्यापक रूप में तथ्यों को एकत्रित करके जब उसका व्यापक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा अनुसंधान वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। ऐसे अनुसंधान में भी तथ्य संकलन के लिए बहुत सारी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, सहभागी अवलोकन, इन पर भी पृथक से चर्चा होगी क्योंकि इन सब पर अलग अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवलोकन क्या है, अवलोकन के प्रकार कौन से हैं, साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के क्या प्रकार हैं, अनुसूची क्या है, प्रश्नावली क्या है, सहभागी अवलोकन क्या है। तो आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वो प्रविधियां हैं जिनके माध्यम से एक शोधकर्ता तथ्यों को संकलित करता है, सामग्री को संकलित करता है, जिस सामग्री के आधार पर शोध कार्य संपादित किया जाता है। तो जब विषय को वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है शोधकर्ता के द्वारा, व्यापक वर्णन किया जाता है किसी घटना का, किसी विषय का, किसी स्थिति का, तो ऐसा शोध वर्णनात्मक शोध कहलाता है। और शोध के इस रूप में भी जरूरत इस बात की होती है कि जो शोध करता है, जो रिसर्चर है, वो अपने ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण को बनाए रखे। ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जो आंकड़ा जैसा है, जो तथ्य जैसा है, जैसा दिखाई दे रहा है, उसी रूप में उसको प्रेजेंट किया जाए, उसमें कोई तोड़ मरोड़ न की जाए, उसमें कोई पक्षपात न डाला जाए, किसी तरह का मिथ्या झुकाव ना हो शोधकर्ता का।
शोधकर्ता के मूल्य उसमें ना घुस जाएं, कोई पूर्व धारणा उसके मन में ना रह सके। चूंकि ऐसा अनुसंधान बहुत विस्तृत वर्णन वाला होता है, इसलिए इसमें समय बहुत लगता है, इसलिए समयबद्धता का ध्यान रखना होता है और साथ ही कम खर्च में ऐसा शोध संभव हो सके, इसका भी ध्यान शोधकर्ता को रखना होता है। तो रिसर्च डिजाइन के आधार पर अन्वेषणात्मक अनुसंधान होता है, वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, और तीसरा प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक अनुसंधान होता है। वैसे तो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग संभव नहीं है, प्रयोगात्मक विधि को नहीं अपनाया जा सकता। कहते हैं ना कि सामाजिक विज्ञानों की प्राकृतिक विज्ञानों के समान कोई प्रयोगशाला नहीं होती, और प्रयोग तो प्रयोगशाला में ही हो सकते हैं। तो जब कोई प्रयोगशाला ही समाज विज्ञान के शोधार्थी के पास नहीं है, तो वो फिर प्रयोग कैसे कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक विज्ञानों में भी, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, क्योंकि जिस समूह को चुनते हैं हम, वो ही शोधार्थी के लिए एक प्रयोगशाला का कार्य करती है। कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है सामाजिक अनुसंधान में? किन्हीं दो सामाजिक समूहों को चुन लिया जाता है और उनमें से किसी एक समूह को नियंत्रित अवस्था में रखा जाता है और दूसरे समूह को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उसके स्वाभाविक रूप में छोड़ दिया जाता है। अब एक समूह जिसको नियंत्रित किया गया है, उसमें कोई नई सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और दूसरे समूह को स्वाभाविक अवस्था में छोड़ दिया गया है। कुछ समय बाद दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि एक समूह जो नियंत्रित था और दूसरा समूह जो स्वाभाविक था, दोनों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। क्या जो नई सामाजिक स्थिति, जिस समूह पर नई परिस्थिति का प्रयोग किया गया, नई टेक्निक का प्रयोग किया गया, उसमें कुछ अंतर आया या वो पहले जैसा ही है, और इस आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे अगर हमें ये प्रयोग करना हो कि जो विद्यार्थी हैं उन पर ऑनलाइन शिक्षा का कितना प्रभाव है, ऑनलाइन शिक्षा से उनके ज्ञान के स्तर में कितना परिवर्तन आया है, क्या पहले से इजाफा हुआ है या पहले से कमी आई है, इसको जानने के लिए अगर हम प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को चुन लेंगे और उस ग्रुप को ऑनलाइन माध्यमों से शिक्षा प्रदान करेंगे, जूम ऐप से, गूगल मीट के माध्यम से या अन्य ऐप्स का प्रयोग करके ऑनलाइन सामग्री, उन्हें शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराएंगे, लेक्चर उपलब्ध कराएंगे, वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा एक ग्रुप जो होगा स्टूडेंट्स का, उसको छोड़ देंगे, उसको पारंपरिक शिक्षा ही देंगे, क्लासरूम टीचिंग ही देंगे। कुछ समय बाद ये पता लगाएंगे कि जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की गई थी, उनके ज्ञान के स्तर में क्या परिवर्तन आया है। क्या कोई परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया है तो कैसा, सकारात्मक या नकारात्मक? पहले की तुलना में जब वो क्लासरूम टीचिंग में पार्टिसिपेट करते थे, उस समय उनके ज्ञान का स्तर क्या था, और आज जब वो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं तो उनके ज्ञान का स्तर क्या है। तो क्या और कितना परिवर्तन आया है उनके ज्ञान में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से प्रयोग करेंगे। और ऐसे ही प्रयोग समाज विज्ञानों में किए जाते हैं। तो जिस शोध में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक अनुसंधान कहलाता है।
अब लास्टली जो वर्गीकरण किया जाता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में बहुत प्रमुखता के साथ रखा गया है, वो है मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध। ये भी शोध के दो रूप हैं जो शोधकर्ता के द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण पर आधारित हैं कि एक शोधकर्ता जब शोध कार्य करने जा रहा है तो किस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर वो शोध कार्य को संपन्न कर रहा है, किन प्रविधियों का प्रयोग उसके द्वारा अपने शोध कार्य में किया जा रहा है। तो मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध क्या है, इसकी क्या खासियत है, किन प्रविधियों का इनमें प्रयोग किया जाता है, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अब तक आपने जो पढ़ा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप समाधान कर सकते हैं।